गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखना, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय भी माना जाता है। हम गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और फिर लॉर्ड कैनिंग की क्या क्या कार्य या क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, जैसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, या फिर इसने पहली बार इनकम टैक्स लागू किया था भारत में, कितनी धनराशि पर लगता था, ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, उन सब चीजों को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो सबसे पहले तो देखते हैं लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था सन 1856 से 62 तक था। ये डलहौजी के बाद में भारत में नियुक्त किया गया था और डलहौजी सबसे कम आयु का गवर्नर जनरल था जो ये गवर्नर जनरल पर पद पर नियुक्त हुआ। मात्र आयु 36 ईयर्स, 36 वर्ष। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, लॉर्ड कैनिंग। चलिए शुरू करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो कैनिंग के कार्य और उपलब्धियां, अचीवमेंट क्या थी और क्या क्या इसने अच्छे कार्य किए थे। तो एक तो क्या, प्रथम वायसराय। अभी फिर विस्तार से जानेंगे कि वायसराय क्या होता था, गवर्नर जनरल क्या था। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया गया है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल, और प्रथम भारतीय कौन वायसराय बने थे, उन सब चीजों के बारे में बताया गया। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो एक तो क्या था, प्रथम वायसराय। दूसरा, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। घोषणा पत्र। एक आईपीसी की धारा लागू की गई थी, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसको ताजीरात हिंद भी बोलते हैं। ये लॉर्ड मैकाले ने तैयार की थी। इसके अलावा एक आईपीसी, ये सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, एक ही धाराएं लागू की गई थी, आईपीसी और सीआरपीसी। ये भी इसका महत्वपूर्ण कार्य था, डिटेल में अभी जानेंगे। और एक इसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857, जो रिवॉल्यूशन हुआ है, रिवोल्ट ऑफ 1857। एक इसमें आयकर पहली बार लगाया गया था। आयकर, इनकम टैक्स की दर क्या थी, अभी वो देखते हैं। इनकम टैक्स इंपोज किया गया था। दूसरा, एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एक ही अधिनियम बनाया गया था, अधिनियम। और क्या कार्य थे, एक इसने एक होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसको महालेखा परीक्षक भी कहते थे, महालेखा परीक्षक, जिसको कालांतर में कैग से नाम से जाना गया, महापरीक्षक या नियंत्रक, इसी का वर्तमान में नाम कैग। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक क्या था, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा गया और उसमें जो कंपनी का शासन था उसका अंत किया गया और प्रथम वायसराय बनाया गया। ओके। एक इसमें पहली चाय कंपनी, चाय और कॉफी, जो कॉफी होती है कहवा, ये बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, प्रोत्साहन, ये इसके कार्य थे। एक इसके अलावा एक उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया सन 1861 में। उसी के तहत कालांतर में फिर इन कोर्स ऑफ टाइम समय बीतता गया और 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। और क्या किया था, 3 उच्च न्यायालय और 3 ही विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, 3 विश्वविद्यालय। हालांकि विश्वविद्यालय के लिए एक जो अधिनियम पारित किया था वो डलहौजी ने किया था, जो इससे पहले। और डलहौजी का शासनकाल ये 1848 से 56 तक रहा। एक चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने थे। तो भारत में 3 विश्वविद्यालय बने और 3 ही उच्च न्यायालय बने थे। ये सेम स्थानों पर थे, जैसे बंबई और कोलकाता या कलकत्ता और एक मद्रास।
इन तीनों स्थानों पर विश्वविद्यालय बनाए गए और तीनों स्थानों पर ही उच्च न्यायालय बनाए गए। विश्वविद्यालय किसकी तर्ज पर बने थे? ये लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए, यानी कि जो पैटर्न वहां पर था लागू वही यहाँ था। तो 3 विश्वविद्यालय, 3 उच्च न्यायालय, और जहाँ इनकम टैक्स लगाया गया जिसकी धनराशि जो 500 से अधिक थी उस पर टैक्स लगाया गया, और एक आयात और निर्यात कर, आयात, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट, आयात कर और निर्यात कर, निर्यात कर। एक इसी में नील विद्रोह भी हुआ है, नील विद्रोह, नील विद्रोह सन 1860 में हुआ था, 1860। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। तो क्या क्या उपलब्धियां रही है? तो ये प्रथम वायसराय बना, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, उसी में फिर आईपीसी सीआरपीसी की धारा लागू की गई, 1857 का विद्रोह किया गया, उसका दमन किया गया, इनकम टैक्स लगाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, और एक आयात और निर्यात शुल्क लगाया गया। इनकम टैक्स पहली बार लगा था, 3 विश्वविद्यालय बने और 3 ही हाई कोर्ट स्थापित किए गए, चाय और कॉफी की खेती को प्रोत्साहित किया गया। तो अब इन चीजों को हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, शुरू करें जी? कार्तिक नोट करते रहिए आप, कार्तिक। तो अब देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले चर्चा हम करते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में। अगर यह है ना कि विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 ये कहां से शुरुआत हुई थी? मेरठ। मेरठ से ये लोग कहां पर पहुंचे थे? फिर दिल्ली। हालांकि ये पूरा एक चैप्टर पढ़ा जाएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे प्रत्येक स्थानों पर जहां जहां इनका केंद्र रहा है। तो मेरठ से दिल्ली जब पहुंचे, दिल्ली में इन्होंने निकोलसन की वहां पर हत्या की थी। निकोलसन, निकोलसन अंग्रेज अधिकारी था, एक निकोलसन की हत्या की थी। अच्छा, उसके बाद में हडसन को वहां पर बुलाया गया था। और क्वेश्चन ये आता है कि जो स्वतंत्र ये थे हमारे विद्रोही मुख्य मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने विद्रोह कहां पर किया था? पश्चिम बंगाल में किया था। मतलब इसके जो नेतृत्व करता होंगे मंगल पांडे, मंगल पांडे, ये कहां पर तैनाती थी इनकी? बैरकपुर में। बैरकपुर, बैरकपुर कहां पर आ जाएगा? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। हालांकि निवासी कहां के थे? बलिया के। बलिया का एक नगवा गांव पड़ता था उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे मूल निवासी बलिया उत्तर प्रदेश का जिला है, और वहां का एक नगवा गांव था, नगवा गांव के ही रहने वाले थे। और ड्यूटी इनकी तैनाती कहां थी? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। सिपाही, इनका जो सिपाही या बेल्ट नंबर था, सिपाही, ये सिपाही किसके थे? इनका नंबर क्या था वहां पर? नंबर 1446, ये तो बेल्ट नंबर। और जो इनका बटालियन का नंबर था, बटालियन, बटालियन नंबर ये था 34, 34वीं, यह आ जाएगा BIN, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बटालियन या रेजिमेंट भी बोल सकते हैं। रेजिमेंट, रेजिमेंट का नंबर क्या था? 34, और इनका बेल्ट नंबर क्या था? इनके सैनिक नंबर 1446। मूल निवासी कहाँ के थे? मूल निवासी बलिया के, मूल निवासी, मूल निवासी आ जाएंगे बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया, बलिया कहां पर है? यूपी में। बलिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और यहाँ का गांव का इनके नाम था गांव नगवा, नगवा। वहां पर क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने अपने सीनियर अधिकारी की हत्या कर दी थी। बाद में जब गिरफ्तारी हुई, मध्य प्रदेश में लाकर इनको फांसी दी गई थी। तो जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, और इनकी कर्मस्थली क्या रही है? पश्चिम बंगाल, जबकि मृत्यु, इनकी मरण स्थली जो रही है वो मध्य प्रदेश में। तो यूपी, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, ये 3 राज्यों से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि उनका रेजिमेंट का बटालियन का नंबर कितना था? 34, 34वीं NI, या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या इन्फेंट्री नेटिव, BNI लिखा जाएगा, BNI इन्फेंट्री। जो पैदल सैनिक टुकड़ी होती है उसको NI बोलते हैं। खैर, तो ये चैप्टर तो हम अलग ही पढ़ेंगे। बाद में इसका दमन कर दिया गया। इसका दमन जो किया गया था ये 1858, 58
है ना। इसके कारणों को जाना गया था। 1857 के एक विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नई फौज में गन आई थी, उसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। उससे पहले जो गन होती थी ये ब्रेस ब्राउन होती थी। ब्रेस ब्राउन की जो मारक क्षमता थी वो कम थी। उसके स्थान पर जो नई गन आई थी न्यू इनफील्ड राइफल, उसमें जो कार्टेज लगाया जाया करता था यानी कि कारतूस या गोली, वो एक दांत से काट कर, क्योंकि उसमें लेमिनेशन की जाती थी उस टाइम पर चर्बी की, और चर्बी बताते हैं कि जो कार्टेज थी वो किस में लिपटी होती थी, गाय या सुअर की चर्बी से। उस टाइम पर अधिकांश जो फौज में भर्ती थे या तो वो चितपावन ब्राह्मण थे या फिर सैयद लोग थे, और दोनों ही चर्बी से हेट करते हैं एक दूसरे से। इन्होंने वो गोली चलाने से मना किया था क्योंकि वो दांत से काटना पड़ता था इसको। ये तो एक तत्कालिक कारण हुआ उसका। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण क्या था, या बारूद के ढेर पर चिंगारी का कार्य किसने किया था। ये चर्बी वाले कारतूस नहीं किया था क्योंकि वो दांत से काटने वाली घटना थी एक। इन्होंने गन चलाने से मना किया और चारों तरफ ये आंदोलन फैला, लेकिन इसका कोई मूल एक नेता नहीं था। खैर 1858 तक इस पर दमन कर दिया गया, सभी स्थानों पर दमनकारी वहां पर नियुक्त किए गए और उन्होंने 1857 के विद्रोह का दमन किया। जून 1858 तक उसका दमन कर दिया गया। खैर इसके बाद में एक महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इसकी डेट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। डेट क्या थी इसके लिए, इसकी डेट थी 1 नवंबर सन 1858, और ये कहां पढ़ा गया था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर सन 1858 को पढ़ा गया। और किसने पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। महारानी ने इसके कारणों की जांच की थी 1857 के विद्रोह की। उसमें पाया कि एक गोद लेने का सिद्धांत भी वहां पर लागू था। डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी, उसने कुछ राज्यों को हड़पा था जिसमें 8 राज्य थे। अवध का भी एक नाम था, उत्तर प्रदेश का भी। गोद लेने का सिद्धांत हटा दिया गया, वयस्क का सिद्धांत हटा दिया गया, और जो भारत का ये गवर्नर जनरल था भारत का, अब उसे वायसराय के नाम से जाना जाता है। कहीं पर पुस्तकों में यह भी लिखा हुआ है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। उसके 2 आंसर आते हैं, लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे या फिर हम सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी तो स्वतंत्र के बने हैं और ये भारतीय भी थे बनने वाले, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे गवर्नर जनरल। इसमें लॉजिक ये होगा, अब तक जो शासन था भारत में 1858 तक, यानी कि इस घोषणा पत्र के पढ़े जाने से पहले, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी, इसका शासन था। इसके शासन को खत्म करके महारानी विक्टोरिया ने उसमें लिखा था अब ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर राज है, यानी कि जो शासन करेगी वो ब्रिटिश सरकार करेगी। और इसमें कंपनी के सभी अधिकारों को हटा दिया गया था, एक उस पर अंकुश लगाया गया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा है, एक तो कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा, और कहां पर पढ़ा गया था, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम क्या आ जाएगा, प्रयागराज। इलाहाबाद के कहां पर, मिंटो पार्क है ना, यमुना नदी के आसपास पड़ेगा मिंटो पार्क। इलाहाबाद के मिंटो पार्क या प्रयागराज के मिंटो पार्क किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने। इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त किया गया। इसके अधिकारों को समाप्त किया। अब जो शासन यहां का है, शासन किसके हाथ में है, शासन ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन या ताज कह सकते हैं, या ब्रिटिश सम्राट कह सकते हैं, सम्राट या सम्राज्ञी। ब्रिटिश सम्राट के पास यहाँ का शासन आया भारत का। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाया था। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर जनरल हुए। अब अगली नियुक्ति कौन करेगा, महारानी विक्टोरिया या वहां के सम्राट या सम्राज्ञी, जो भी वहां के हेड होंगे उनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन ये आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग,
यानी कि जो अब तक गवर्नर जनरल था उसी को वायसराय बनाया गया। समझो राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का, तो वायसराय क्या हुआ, ये तो कंपनी के ब्रिटिश ताज के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि हुआ, और जो गवर्नर जनरल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्ति थी उसकी। खैर, तो लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बनाया गया, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। ये प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो एक ये विशेषता हुई, यानी कि इसके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ जब दमन कर दिया गया, उसके बाद में महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की साम्राज्य थी या क्राउन थी, इसने एक घोषणा पत्र भारत में भेजा जो पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर सन 1858। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत के शासन की बागडोर आई थी, और ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले इसको लॉर्ड कैनिंग को एज ए वायसराय नियुक्त किया, तो इसीलिए प्रथम वायसराय कहलाया। तो कार्तिक जी आया समझिए, इसमें अंतर क्लियर हो रहा है आपका कि गवर्नर जनरल क्या था और वायसराय क्या। तो ये घोषणा पत्र क्यों पढ़ा गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया गया था। ये चैप्टर हम अलग पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं और क्या कार्य थे लॉर्ड कैनिंग के। एक इसने इनकम टैक्स लगाया, आयकर, आयकर या इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कब लगाया गया, सन 1861 में पहली बार लगा था। और जो धनराशि, ये 500 रुपए या उससे अधिक की जो धनराशि, 500 रुपए या अधिक धन पर, अधिक आय वाले व्यक्ति जिसकी आमदनी 500 रुपए होगी या उससे अधिक की आय होगी, आय पर टैक्स लगाया गया था। और टैक्स के जो अधिकारी थे उसका नाम था विल्सन। विल्सन ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री ने ये पहली बार लगाया। 500 रुपए की अगर धनराशि होगी तो लगभग उस पर 1% लगता था। अच्छा, एक इसने क्या किया, आयात कर, जो बाहर से यानी कि वस्तुएं मंगाएगा, आयात और निर्यात कर दोनों पर। आयात कर कितना हुआ, आयात कर लगाया गया 10%, इंपोर्ट ड्यूटी, जो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी, 10%। एक लगाया निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात कर, ये एक्सपोर्ट के लिए, अगर कोई वस्तु हमें बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये कितनी लगाई गई, 4%, ये था। इसमें भी अंग्रेजों को ही लाभ हुआ। जैसे अगर कोई चीज हम बाहर से मंगाएंगे, रेशम बाहर से मंगवाना पड़ता था, या जो स्टील होती थी, स्टील के जैसे बर्तन बनते थे जर्मन से बनते थे, और बहुत अन्य सामग्रियां भारत में जो आती थी, हम लोग आयात करते थे, उस पर तो टैक्स अधिक लगाया। और जो हम निर्यात करेंगे, जैसे कच्चा माल था, चाय की खेती लोग करते थे, नील की खेती करते थे, कहवा की खेती करते थे, जब इनको बाहर भेजा जाएगा उस पर 4% टैक्स था। तो अंग्रेज यहीं पर 6% वो कमाते थे, आमदनी थी उनकी 6% की। तो एक क्या लगा, इनकम टैक्स पहली बार इंपोज हुआ भारत में। दूसरा आयात कर और निर्यात कर। एक इसी के साथ साथ नोट कर लिया चाहिए, आगे बढ़े। ओके, एक आईपीसी की धारा लागू की, आईपीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्या कहेंगे इसको, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये भी लागू की गई। इसी को दूसरी भाषा में ताजीरात हिंद के तहत जो आईपीसी की धारा होती है उनको हम सेक्शन बोलते हैं। एक आर्टिकल होता है, एक सेक्शन होता है। तो आर्टिकल क्या होता है, जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल की कितनी है टोटल, हमारे 395 अनुच्छेद है, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। ये तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और जो भारतीय दंड संहिता में है, उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्शन, या हिंदी में धारा कहते हैं। तो धाराएं कितनी है, 522 की धारा है, जिसमें सबसे बड़ी 300 हो जाएगी, 307 या 302।
तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी ये भी इसी में लागू की गई। तो आईपीसी का जो अधिनियम था, आईपीसी, ये किसने लागू की? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने ये लागू की थी कब? 1860 में। लेकिन जब इसे भारत में पूर्ण रूप से लागू किया गया, ये तो पारित किया गया था, इसमें तो ये पारित हुई, पारित। लेकिन जब लागू का डेट आएगी, लागू, ये 1 जनवरी 1 सन 1861 में लागू की। इसमें क्या आ जाएगी? 1 जनवरी 1861 लागू। इसीलिए हम इसको लिखते हैं आईपीसी 1861। तो तैयार ये किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले एक विधि मंत्री या विधि सदस्य बनकर भारत में आए थे, लेकिन इसका अधिक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी है। एक तो ये लागू हुई, दूसरी एक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, COD, है ना, याद है इसमें। सीआरपीसी की धारा और आईपीसी की धारा दोनों ये लागू की गई थी सन 1861 में है। ये सीआरपीसी कब बनी? 1861। दोनों 61 में लागू की गई थी। और जो इनकम टैक्स लगाया गया 1861 में लगाया गया था। दूसरा एक कार्य इसने क्या किया, भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। देखना, 3 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, ये कौन कौन से बनाए गए थे? एक मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, नंबर 1, 2 और 3। एक तो कलकत्ता, मुंबई का नाम पहले बम्बई नाम था, और एक क्या बना? मद्रास जो तमिलनाडु में। ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे ना। ये कब बने? 1856 में। हालांकि इनके लिए जो अधिनियम था, अधिनियम जो बनाया था ये 58 से 58 तक, 56 से अधिनियम जो पारित किया गया था ये डलहौजी के द्वारा किया गया था। डलहौजी का एक अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो जारी किया गया था सन 1854 में किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। उसी में प्रावधान था कि भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। लेकिन जब इनके स्थापना का समय आया तब तक डलहौजी यहाँ पर ट्रांसफर उनका हुआ, उनकी जगह कौन आया? कैनिंग। तो कैनिंग ने इनको स्थापित किया था। जबकि पारित जो किया गया था, पारित, ये किससे हुआ? चार्ल्स वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये कब पारित हुआ था? 1854 में। इसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसी के अंतर्गत था कि भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है कार्तिक, जाए समझ? आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप साथ साथ, या जैसे नोट करना चाहें, जैसे आप उचित समझें। आगे देखते हैं। एक इसमें था उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम। ये कब पारित किया गया? इन 1861 में, 1861 में। इसमें क्या प्रावधान था कि भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट्स। ये कौन कौन से 3 हाई कोर्ट होंगे? वही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई या मुंबई एक ही बात है, और एक क्या आ जाएगा इसमें? मद्रास। तो कलकत्ता में जो स्थापित किया गया था, जब कंपनी का एक रेगुलेटिंग एक्ट बना था इससे पहले 1773 में, उसमें भी था जब यहाँ पर वारेन हेस्टिंग थे। ये पहले वाली वीडियो में हमने बताया है। उससे पहले अगर यह है ना कि ये तो अधिनियम इनके लिए बना था, 3 स्थापित किए जाएंगे, है ना। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अलग स्थापित किया गया। तो 3 ये इनके लिए प्रावधान था। जो विश्वविद्यालय के लिए था वही हाई कोर्ट के लिए था। लेकिन जो प्रथम हाई कोर्ट भारत में बनाया गया था, प्रथम हाई कोर्ट, ये कहां पर? कलकत्ता में बनाया गया था। कलकत्ता में कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में बनाया गया था, 1774।
और ये बात कब की है? ये 1861 की बात है, ये उसके बाद अधिनियम पारित किया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। जो पहले बना था, इसमें न्यायाधीश कितने थे? 1 + 3 = 4 न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीश, 4 न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे ये क्या थे? तो मुख्य थे और ये अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश और ये अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिसा इम्पे। नाम क्या था? लॉर्ड एलिसा, लॉर्ड एलिसा इम्पे। लॉर्ड एलिसा इम्पे तो मुख्य थे, और अन्य 3 कौन थे? हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। हाइड, लिमेस्टर, हाइड, लिमेस्टर एंड चैम्बर्स। हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स, ये अन्य 3 थे। तो ये जो पहले 1774 में स्थापित किया गया था, इसमें 1 मुख्य और 3 अन्य थे। उसके बाद में जो अधिनियम बना कि नए तर्ज पर एक अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थापित किए जाएंगे, जहां पर ये विश्वविद्यालय भी स्थापित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नोट करते रहिए, आगे देखते हैं। एक इन्होंने क्या किया? कैग की स्थापना। क्या कहिए? कैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एक ये नया पद सर्जित किया था ना। ये क्या बना इन्होंने? नया पद, नया पद का सृजन किया। सर्जन, सर्जन का बना मतलब क्रिएशन करना, नया बनाना। ये नया पद इन्होंने बनाया। इसको वर्तमान में हम कैग बोलते हैं, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोलर, TRO, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, AUDI, ऑडिटर जनरल, जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की हम नहीं लिखते, इसमें क्या हो जाएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी फुल फॉर्म। वर्तमान में अगर देखते हैं, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 148 में आता है। इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 148, 148 में ये क्या करता है? ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, जैसे PSC के लिए काम करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, संसदीय समिति। संसदीय समिति में सबसे महत्वपूर्ण PSC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होंगे, 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे, जबकि इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसकी PAC के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और PAC का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का कोई भी सदस्य होना चाहिए। इसके बारे में अलग बताएंगे वैसे। तो आर्टिकल 148 में है, सारी जितने भी भारत में लेखा होता है, यानी कि खर्चे होते हैं भारत सरकार के, उनका लेखा जोखा तैयार करता है और अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट प्रति 1 वर्ष राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। क्या इसका क्या कार्य होगा? लेखों की जांच करना, लेखों जो ऑडिटिंग करना, लेखों की जांच करना या उन्हें तैयार करना, तैयार करना है ना। ऑडिट का मतलब क्या होता है? लेखा, लेखा। और अपना प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। अपने प्रतिवेदन, प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रिपोर्ट, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति जी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये तो आधुनिक की बात की है, क्योंकि इसमें संविधान से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैग का आर्टिकल नंबर कितना? 148, और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और जबकि ये तैयार क्या करते हैं? लेखा की। भारत में जितनी भी ऑडिटिंग है, सबका लेखा जोखा कैग के पास रहता है। तो महालेखा परीक्षक का एक इसने, कैनिंग ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 ये पारित किया था। इसके अंतर्गत क्या था? ये विडो रीमैरिज, कोई अगर विधवा है
तो वो उनका पुनर्विवाह हो सकता था। हालांकि पहले चलन ऐसा था, एक ही कुरीति थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कोई महिला उसमें विधवा होती है, तो उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम के तहत क्या था, वो अब दोबारा अपना पुनर्विवाह कर सकती थी। इसमें विधवाओं को विवाह करने की अनुमति, विवाह की अनुमति दी गई, विवाह की अनुमति दी गई। अच्छा, इसमें क्या था, इसका एक रूल था, रूल नंबर 15 के अंतर्गत, रूल नंबर 15 के अंतर्गत ऐसा था, यानी कि अधिनियम नंबर जो 15 था, इस एक्ट का एक रूल था 15 के अंतर्गत। ये परीक्षा में पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में लागू किया गया था। और इसी में था कि रूल नंबर 15 था, उसमें सब प्रावधान था कि महिलाएं, जो विधवा महिलाएं थी, वो पुनर्विवाह कर सकती थी। तो ये तो अच्छा कार्य था इसका, अगर देखा जाए तो। ये नोट कर लिया आपने? आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक चाय कंपनी और कहवा कंपनी, चाय और कहवा, चाय को क्या, टी, और कहवा को कॉफी, FFE, कॉफी। चाय के लिए तो पूर्वोत्तर राज्य थे, जो पूर्वोत्तर राज्य, खासतौर से असम, इसके लिए तो कौन सा है, आज भी असम चाय के लिए। और ये कॉफी कहाँ पर, दक्षिण में, ये आ जाएगी कर्नाटक। आज भी भारत में सबसे अधिक जो कॉफी का उत्पादन है वो कर्नाटक में है। तो चाय और कॉफी, जो कर्नाटक या नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, उसका जो क्षेत्र होगा, यानी कि दक्षिणी भारत में, इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत की जो पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसमें ऊटी भी है। ऊटी, अगर एक राज्य का हमें नाम लगाना पड़े तो हम लगाएंगे केरल। ये जबकि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में है। यहाँ पर चाय और कहवा के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया था, इनसे क्या किया, प्रमोट किया इस चीज को, प्रोत्साहन, चाय और कहवा को प्रोत्साहित किया। कि भारत में चाय उगाने के लिए उन्होंने अच्छी किस्म, और जो जमीन होती है, चाय और कहवा लेटराइट मिट्टी में होती है, मिट्टी में ऐसे गुण होने चाहिए। और सोपान एग्रीकल्चर, क्योंकि पहाड़ ढलान की तरफ होती है, कहवा और चाय की जो जड़ें होती हैं जहाँ पर, तो जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए, जबकि उसका जो स्टेम होता है, तना, वो होना चाहिए नमी के अंदर, यानी कि वहाँ तो अनुकूल होना चाहिए मॉइस्चर, नमी या ह्यूमिडिटी। और जो उसकी जड़ें होती हैं, वो जड़ें शुष्क उसमें रहनी चाहिए, माहौल में, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो चाय के लिए तो असम, कहवा के लिए कर्नाटक, इनके लिए भारतीयों को चाय और कहवा की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उससे फिर वो एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि उनका व्यापार वाणिज्य भी इससे जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो और क्या कार्य हो जाएंगे, चाय और कहवा हमने कर लिया, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या था। वायसराय, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये हमारा कवर हो गया। अच्छा, और महारानी विक्टोरिया, आईपीसी, सीआरपीसी, रिवॉल्यूशन 1857, इनकम टैक्स लगाया गया, विधवा पुनर्विवाह, और महालेखा परीक्षक कैग की, चाय और कॉफी को प्रोत्साहन देना, 3 न्यायालय, और ये 3 विश्वविद्यालय बनाए, बम्बई, कलकत्ता, और ये लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बने थे। आयात कर और निर्यात कर, ये आपको बताया। एक नील विद्रोह भी हुआ था, नील विद्रोह, तो नील विद्रोह के बारे में भी जानिए। क्या किया गया इसमें, नील विद्रोह, इनके शासनकाल में नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था, 1860 में, सन 1860 में नील विद्रोह। कहां पर हुआ है, बंगाल, बंगाल। एक नील दर्पण, वो भी लिखा गया है, नाटक नील दर्पण, दीनबंधु ने लिखा है, इसके बारे में जानिए। ये किसान आंदोलन था, नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। एक नीले होते थे, नीले हम किसे कहते हैं, जो ठेकेदार होंगे बीच में, और एक ददनी प्रथा होती थी। तो जो अंग्रेज ठेकेदार थे वो हमें नील की खेती के लिए प्रोत्साहित करते थे। एकमात्र रंग ऐसा होगा जिसकी कृषि होती है, एग्रीकल्चर, इंडिगो कल्टीवेशन या इंडिगो एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे प्लांट होता है ना, एक बैंगन का, टमाटर का प्लांट होता है, इस टाइप से एक नील का होगा। तो उससे जो बीज होते हैं, बीज को एक्सप्लॉइट करके, यानी कि बीज निकाल कर, और वो हमारे किसानों से खरीद कर अपने देश में भेजते थे।
और वहां उसका एक्सप्लॉइटेशन करके, यानी कि केमिकल प्रोसेस से या जो भी उनकी एक विधि हो उससे वो नील बनाया करते थे, रंग बनाया करते थे। उससे फिर कई रंग बनते थे, जैसे हमारे प्राइमरी रंग होते हैं, है ना, प्राइमरी जो कलर्स होंगे RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो उससे एक रंग ये किससे तैयार करते थे, इंडिगो से, नील से करते थे। फिर उस नील को हमारे ही देश में बेचते थे। देखना, नील, कच्चा नील तैयार करना, बीज तैयार करना, हमारे से खरीदा, फिर अपने देश में प्रोसेस करके लाते थे, उसे हमारे ही देश में बेचते थे। चाय की पत्ती को भी खरीदते थे, चाय को भी ऐसे ही बेचते थे, और कहवा को भी। यानी कि कच्चे माल और पक्के माल के लिए हमें उन्होंने बेहतर समझे। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, किसके शासनकाल में चली, डलहौजी। तो इसका रेलवे चलाने का कार्य क्या था, क्या मुख्य उद्देश्य था, कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक जोड़ना, सवारी ढोना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है रेलवे का। तो रेलवे भारत में जो चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कच्चे माल के केंद्रों को बंदरगाहों तक ले जाते थे, यानी कि डॉक्स जहां पर बने हुए थे, और वो मुगलों ने या जो बाद में स्थानीय हमारे शासक हुए उन्होंने फ्री किया हुआ था। तो इन्होंने इस चीज का लाभ उठाया। तो अंग्रेज यहाँ से क्या, जैसे कहवा की खेती करते थे, चाय की करते थे, या फिर नील की, उसे अपने देश में रेलगाड़ी में भरकर वहां पर लाते थे, यानी कि बंदरगाहों तक, या किसी भी जरिए से, किसी भी साधन से। रेलगाड़ी तो बाद में चली, हालांकि उसका उद्देश्य भी यही था, और अपने देश में ले जाते थे फिर उसे। तो नील यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल में नील की जो खेती करते थे किसानों के पास में अब चावल के और गेहूं के लिए खेतों की कमी पड़ी, वो उसका एग्रीकल्चर करना चाहते थे, खेती। किसानों ने यहाँ पर एक विद्रोह किया था। विद्रोह क्यों किया इन्होंने, कि हमें चावल और गेहूं की खेती करनी है, उसके लिए जगह की कमी पड़ी इनके पास। अब इन्होंने विद्रोह किया, किसके नेतृत्व में किया था, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, विश्वास बंधु थे ये। दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, और एक कौन थे, विष्णु विश्वास। ये दोनों भाई थे, विष्णु विश्वास। इन्होंने क्या किया, इस नील आंदोलन का नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों ने जो टैक्स भी इन पर लगाया उसकी भी यानी कि कमी की इन्होंने मांग की थी। इसमें एक नील दर्पण नाटक भी लिखा गया है, नील दर्पण नाटक। ये किसने लिखा है, दीनबंधु। एक यहाँ पर भारतीय डीएम भी थे जिनका नाम हेमचंद्राकर भी आता है। हेमचंद्राकर भी इससे जुड़े हुए थे, हेमचंद्राकर उस टाइम पर डीएम के पद पर थे, लेकिन इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इन पर एक आरोप लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो इनके शासनकाल में, क्योंकि चैप्टर लॉर्ड कैनिंग का है, तो कैनिंग के शासनकाल में एक नील विद्रोह भी हुआ था, जिसका एक सफलतापूर्वक अंग्रेजों ने दमन किया था। तो ये इतना काफी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अगर फिर भी कोई श्वेत विद्रोह, एक ये कलाइव के शासनकाल में हुआ था, दूसरा भी हुआ था, लेकिन एक और श्वेत विद्रोह इन 1959 में, आई थिंक 1859 में हुआ था। उसका भी दमन कर दिया गया था श्वेत विद्रोह का। लेकिन जो मेन हुआ था ये हुआ था कलाइव के शासनकाल में, श्वेत विद्रोह, जब बक्सर का यहाँ पर युद्ध हुआ सन 1766 में हुआ था। ओके, और बताइए इसमें कुछ डाउट अगर हो तो। ठीक है, हो जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा फिर भी। ओके, थैंक यू।